मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह चरिता राजपूत। आज देश को आज़ाद हुए लगभग 76 साल होने जा रहे हैं। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि 76 साल के बाद भी भारत के अंदर बेरोजगारी क्यों है? भारत के अंदर गरीबी भुखमरी क्यों है? भारत में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? भारत तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? भारत आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? भारत गरीबी से मुक्त क्यों नहीं हो रहा है? भारत बेरोजगारी से मुक्त क्यों नहीं हो रहा है? कभी किसी ने सोचा? शायद नहीं सोचा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाकर गए हैं अंग्रेज। हम भारतीयों के दिमाग में इस प्रकार की व्यवस्था को सेट करके गए हैं। वो जिस प्रकार से अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे पहले, वो ही चाटुकारिता आज के जो लोग हैं हमारे इन राजनीतिक पार्टियों की चाटुकारिता करते हैं। इतनी अंधभक्ति में लीन हैं हमारे देश के लोग, इन राजनीतिक पार्टियों के, इन राजनीतिक दलों के, इन राजनीतिक नेताओं के इस कदर चाटुकारी करते हैं कि वो दिन रात एक कर देते हैं उनके पीछे इलेक्शन के अंदर। और मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों की भी चाटुकारिता इसी प्रकार से हमारे भारतीय चाटुकार करते थे। और वो क्या करते थे? उनको खुश करने के लिए छोटा मोटा गिफ्ट दे देते थे, इनाम दे देते थे। वही नीति आज के भी जो ये काल अंग्रेज है, वही अंग्रेजों वाली नीति आज अपना रहे हैं। उस समय अंग्रेज लूटते थे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा, जोर जबरदस्ती लूटा, धमका कर लूटा, मार करके लूटा, पीट करके लूटा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर एक सरकार बना ली। सरकार बना के फिर कानून बना करके लूटना शुरू किया। उसी प्रकार से आज ये जो हमारे जो काले अंग्रेज जो बैठे हैं सत्ता में, ये भी आज कानून के नाम से लूट रहे हैं। कहीं जोर जबरदस्ती लूट रहे हैं, कहीं बाहुबल के नाम से लूट रहे हैं, कहीं इलेक्शन में चंदा देने के नाम से लूट रहे हैं, कहीं कहीं इसी नाम से लूट रहे हैं, कभी किसी नाम से लूट रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता कितनी बड़ी मूर्ख है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि 70-76 साल हो गया देश को, 75-76 साल हो गया है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार जब अपना भाषण दिया था संसद में, तो उसका सबसे पहला भाषण में सबसे पहली लाइन थी, देश से गरीबी को मिटाना। 17 साल तक जो है नेहरू जी राज करके चले गए, लगभग 17 साल, लेकिन देश की गरीबी नहीं मिटी। नेहरू जी की गरीबी जरूर मिट गई। नेहरू जी वैसे अच्छे घर परिवार से थे पहले, और अच्छे बन गए। फिर उसके बाद नेहरू जी चले गए, उनकी बेटी आ गई इंदिरा गांधी जी, वो भी इसी प्रकार से गरीबी मिटाती चली गई। वो भी लगभग 16 साल राज करके चली गई। फिर उनका बेटा आ गया राजीव गांधी 84 में, वो भी चले गए। उसके बाद वो दुनिया भर के नरसिंह आवार, दुनिया भर के बागड़ बिल्ले आते रहे। मगर जो भी आदमी आता है वो गरीबी ही मिटाते हुए आता है। जो भी पार्टी आती है, जो भी नेता बनता है, सत्ता में बैठता है, कोई भी प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री बनता है, वो सबसे पहला उसका यही वाक्य होता है कि देश से गरीबी मिटानी है, देश से बेरोजगारी मिटानी है, देश से भुखमरी मिटानी है। जब वो इलेक्शन के टाइम में जिन झुग्गियों में जाता है, जिन गली कुच्चों में जाता है, जिन गरीबों के बीच में जाता है, वहां पर वो वादा करता है कि मैं इस देश की गरीबी मिटाऊंगा, तुम्हें पक्के मकान दूंगा। 75-76 साल से वो जो झुग्गी में रहने वाले जो लोग हैं, जो गरीबी में पलने वाले जो लोग हैं, जो कीचड़ में पड़े रहते हैं, जो फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, जो प्लेटफार्म पे सोते हैं, जो तंबू में सोते हैं, उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये लोग 75 साल से हमको गरीबी से बाहर निकालते हुए आ रहे हैं। हम आज तक गरीबी से बाहर नहीं निकले, और जो हमसे गरीबी से जो बाहर निकालने के लिए जो नेता आते हैं वो अमीर बन गए। आज इलेक्शन में वादे करके जाता है, झुग्गियों में जाते हैं, नीचे गर्दन करके जाते हैं, नीचे सर करके जाते हैं, सर झुका करके जाते हैं, और बड़े बड़े वादे करते हैं, हम आपकी गरीबी मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब 5 साल तक वो तो माले माल हो जाते हैं, फिर वो 5 साल के बाद में जब सत्ता पलटती है, फिर इलेक्शन जब होते हैं तो फिर आते हैं, वो फिर उसी झुग्गी में आता है जिस झुग्गी में 5 साल पहले आया था। वो 5 साल बाद भी वही झुग्गी मिलती, वही आदमी मिलता, उसमें 2-4 आदमी टपक लेते हैं भूख के मारे।
लेकिन वो नेता जो 5 साल बाद आता तो वो बहुत गोरा चिट्टा हो जाता, बहुत तगड़ा हो जाता खा पी करके। मगर उस झुग्गी के जिन लोगों को, जिन गरीबों को वादा करके गए थे, उसमें कुछ तो मरे हुए मिलते हैं, 5 साल के बाद मर जाते हैं भूख से। और जो बचते हैं वो इतने अंधभक्त हैं, वो इतने पागल हैं, वो यही नहीं समझ पाते कि 5 साल पहले ये व्यक्ति हमको वादा करके गया था और इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये फिर वादा करने के लिए आ गए, हम वोट मांगने के लिए आ गए और हम फिर तैयार हो गए। तो सबसे बड़ी मूर्ख तो हमारी देश की जनता है। जनता में जिस दिन जागृति आ जाएगी, जनता जिस दिन शिक्षित हो जाएगी, उस दिन इस देश से ये भ्रष्टाचार, ये बेरोजगारी, ये गरीबी, ये भूखमरी, मैं वादा करता हूँ खत्म हो जाएगी। पढ़ना, साक्षर होना एक अलग बात है, अक्षर का ज्ञान लेना। साक्षर होना मतलब अक्षर का ज्ञान लेना, अक्षर का ज्ञान लेकर के साक्षर होना एक अलग बात है। शिक्षित होना, शिक्षित होने का मतलब है कि देश में या समाज में या राजनीति में जो हमारे आसपास जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग हमारे साथ जो गड़बड़ियां करती हैं, सरकारें हमारे साथ गड़बड़ियां करते हैं, बेइंसाफ़ी करते हैं, धोखाधड़ी करती हैं, समाज में जो भी कुछ हो रहा है, उन सब की हमें समझ हो और उन सब को समझ करके परखने की और उनको ठीक करने की और बोलने की। जब हमको बोलना आता है तो हमको कहना भी आना चाहिए, मगर नहीं, हाथ जोड़कर वोट खड़े मांगने जब भी आते हैं ये लुटेरे, डाकू, बेईमान हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जी मालिक, जी मालिक आपको ही देंगे। और वो चलते फिर इलेक्शन के टाइम पे 100, 200 या 500 रुपया दे देता है। जिसको दारू चाहिए उसको दारू मिल जाती है, जिसको पैसा चाहिए उसको 1000-500 रुपये मिल जाते हैं। वो अपना वोट बेचता है। और ये वोट जब बेचते हैं ना लोग, इसीलिए ये लोग जनता के लिए काम नहीं करते, ये समाज के लिए काम नहीं करते, ये राष्ट्र के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए ये देश आगे नहीं बढ़ रहा है। राष्ट्र के लिए कोई सरकार काम नहीं करती है, ये ध्यान रखना। राष्ट्र सरकारें देश के लिए काम करती हैं और देश के लिए काम करने के लिए सेना है जो बॉर्डर पे खड़ी है, खुफिया एजेंसियां हैं, अंदर के माहौल को ठीक करने के लिए पुलिस व्यवस्थाएं हैं। सरकारें सिर्फ देश की व्यवस्था करती हैं और देश की व्यवस्थाएं आर्मी के थ्रू, आर्मी रखी हुई है, पुलिस रखी हुई है, इन्फोर्समेंट रखा हुआ है, दुनिया भर की एजेंसियां रखी हुई हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, राज्य की एजेंसियां हैं, ये सब देश को देखती हैं। राष्ट्र को कभी भी कोई सरकार नहीं चलाती है, ध्यान रखना। राष्ट्र को सिर्फ राष्ट्र के लोग चलाते हैं। बहुत लोगों को यह भी नहीं पता और देश और राष्ट्र में फर्क क्या है। देश एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जो सीमाओं से घिरा हुआ है। देश कई बार टूटा है, 1947 के बाद कई बार टूटा है। पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, पता नहीं क्या क्या बन गया और कितनी बार टूटा, कितनी बार और टूट सकता है। मगर ये राष्ट्र नहीं टूटना चाहिए। और ये राष्ट्र जब तक नहीं टूटेगा जब तक राष्ट्र के लोग एकजुट होकर के राष्ट्र के लिए काम करेंगे, शिक्षित होंगे। जब जागृति आएगी राष्ट्र के लोगों के अंदर, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक राष्ट्र बच नहीं सकता। देश टूटे, टूटने जाए, भाड़ में जाए, मगर ये राष्ट्र नहीं टूटना चाहिए। और राष्ट्र तब नहीं टूटेगा जब राष्ट्र के लोग शिक्षित होंगे। जब तक शिक्षित नहीं होंगे राष्ट्र को कोई बचा नहीं सकता। सरकारों को राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। सरकारें सिर्फ देश के लिए बनती हैं और देश के लिए बिगड़ती हैं और अपने लिए कमाने के लिए आती हैं। जब पैसा खर्च करते हैं 5 साल के लिए राज करने के लिए, तो आप लोग और हम लोग वोट बेचते हैं, अपना वोट बेच देते हैं, अपने वोट की हम कीमत नहीं समझते हैं। लेकिन आप वोट बेचते भी हैं तो आप अपनी कीमत इतनी सस्ती मत लगाएं, 500-1000 में ना बिकें, दारू के पौवे में, बोतल में ना बिकें। अगर आप बिकते हैं तो अपना जमीर बेचते हैं तो लाखों करोड़ों में बिको, ताकि आपकी कई पुश्तें खाएं बैठ करके। ये 100, 200, 500, 1000 में ना बिकें। अगर आप ऐसे बिकते रहें तो एक दिन ये देश फिर खंड खंड हो जाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी देश को एकजुट नहीं कर सकती है। देश अगर एकजुट हो सकता है तो देश की जनता कर सकती है। राष्ट्र अगर एकजुट होगा तो इस राष्ट्र में रहने वाला एक एक व्यक्ति कर सकता है। सरकारें कभी देश को नहीं संभाल सकती, देश को नहीं इकट्ठा कर सकती हैं। राष्ट्र को इकट्ठा करने के लिए राष्ट्र की जो जनता है, जो लोग हैं इस देश के अंदर, वही राष्ट्र हैं। और राष्ट्र को चलाने के लिए लोगों की जरूरत है, सरकार की जरूरत नहीं है। सरकार देश चलाएं, देश को देखें, देश के बाहरी मामले देखें, अंदरूनी मामले देखें, लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए राष्ट्र के लोग बहुत हैं। तो इन लोगों के बहकाव में ना आए। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अंग्रेजों ने 1960 में इंडियन पिनल कोड बनाया था।
आज 75 साल 76 साल हो गया, आज तक कांग्रेस सरकार ने लंबा राज किया, लेकिन ये कानून नहीं बदल पाएगी। 1861 में अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट बनाया, कई साल 70-72 साल राज किया कांग्रेस ने, कभी उनमें अमेंडमेंट करने की कोशिश नहीं कांग्रेस ने, और फिर भी अंधभक्त वोट देते रहे। 1872 में एविडेंस एक्ट बनाया अंग्रेजों ने भारतीयों को सजा देने के लिए, मगर कांग्रेस ने कभी इसको उचित नहीं समझा, कभी इसकी जरूरत नहीं समझी इस एक्ट को बदलना है। और बाद में नागालैंड में, इसके बाद में नागालैंड में ILP लगा दिया, इंटरलाइनर परमिट लागू कर दिया, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने इसको हटाने की जरूरत नहीं समझी, और फिर भी अंधभक्त उसके पीछे लगे रहे। 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, लेकिन उस लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत चर्च को, मिशनरियों को जमीन दे दी गई भारत की, लेकिन एक बार भी कांग्रेस ने जरूरत नहीं समझी कि अंग्रेजों ने जो ये 1894 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया है उसको हम बदल दें। ना तब कांग्रेस ने बदली, ना आज की सरकारें बदल रही हैं। जो चल रहा है अंग्रेजों के समय में चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको भी वही काम करना है, उनको भी वही लूट करनी है, उनको भी देश के लोगों को लूटना है। अगर देश के पक्ष में काम करते, देश हित के कोई नेता होते, आज तक कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ऐसा नहीं है जिसने राष्ट्र के लिए काम किया हो। एक दो प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे ईमानदार, लेकिन ऐसे लोगों को लोग रहने नहीं देते हैं। उनको या तो सत्ता से हटा देते हैं, उनको मरवा दिया जाता है। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी होते तो बहुत कुछ देश में बदल गया होता, बहुत कुछ बदल गया होता। शायद पाकिस्तान भी वापस हिंदुस्तान में मिल गया होता। लेकिन पता था इन लोगों को, इन बेईमानों को, अगर लाल बहादुर शास्त्री जिंदा रहे तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी, हमारी इमेज घट जाएगी। नेहरू जी जानते थे। वो 4 फुट का आदमी, 5 फुट 2 इंच हाइट का आदमी, हाइट कम थी लेकिन दिमाग बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार। उस ईमानदार कोई प्रधानमंत्री नहीं वाज तक, कोई कितना भी लच्छेदार भाषण दे, कोई कितने ईमानदार बनने का ढोंग रखे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री देश में न आया, न कभी आएगा। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। आज में 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बनाया, कांग्रेस ने नहीं बदला, आज तक नहीं बदला किसी ने। 1937 में फिर शरीयत एक्ट बनाया, ना कांग्रेस ने बदला, ना आज तक बदला गया है। क्यों? क्योंकि उनको वही व्यवस्था रखनी है। ये जब सत्ता का स्थानांतरण हुआ अंग्रेजों भारतीयों का, ये सब व्यवस्था वहीं से है। ये व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। ये व्यवस्थाएं ठीक करने में कई साल लगेंगे, कई सदियां लगेंगी। 1946 में फिर उन्होंने जो ना फॉरेनर एक्ट बनाया, लेकिन कांग्रेस ने बदलने की जरूरत नहीं समझी। उसके बाद कई सरकारें आई, रिली मिली सरकारें भी आई, बीजेपी की भी आई, और मिक्सर सरकारी भी आई, लेकिन नहीं। सब पार्लियामेंट में, संसद में विधन बैठ के एक दूसरे की नोरा कुश्ती करते हैं। वो उसकी टांग खींचता है, वो उसको कुर्सी मारता है। देश राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, अपने मकसद से मतलब है। क्योंकि जो व्यवस्था जो बना के गए ना वो गोरे, वो व्यवस्था से बाहर निकल नहीं सकते। चाहे वो कितना भी ईमानदार जाके अंदर चला जाए पार्लियामेंट में, अंदर जाके उसको वही काम करेगा जो अंग्रेज उसको चाबी दे के गए हैं, जो घुट्टी उसको पिला के गए हैं, वही काम करेगा। इससे पहले वो कर ही नहीं सकता। देश के विभाजन में नेहरू जी का, गांधी जी का, CR दास का बहुत बड़ा रोल रहा है। 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ, उसमें डायरेक्शन थोड़ा सा इशारा कर दिया था गांधी जी ने और CR दास ने। जो CR दास बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस, उस समय के कांग्रेस के, इन्होंने वहाँ इशारा दे दिया था, मुस्लिम लीग बन गई, कोई बात नहीं, मुस्लिम लीग अपने तरीके से काम करती है, करने दो, देश आज़ाद होने के बाद में देखेंगे, सोचेंगे। उसके बाद में CR फॉर्मूल ने 1944 में बिल्कुल क्लियर कर दिया। CR दास ने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया इसको, पाकिस्तान को अलग करने के लिए उसको उसने मान लिया, और कहीं कि गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए लोग आज कहते हैं कि गांधी जी का सबसे बड़ा हाथ है। तो गांधी नेहरू परिवार ने इस देश को तोड़ने के अलावा, इस देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे कोई कितना अंधभक्त किसी को गाली बकले, चाहे मुझे गाली बकले, चाहे बीजेपी को गाली बक दे, चाहे किसी पार्टी को गाली बक दे, किसी नेता को गाली बक दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हड्डी नहीं है जीभ के अंदर, जवान के अंदर, कोई किसी को गाली बक देगा। लेकिन सच कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। सच कहने वालों को उठा लिया जाता है, मरवा दिया जाता है। तो जेल जाने की हिम्मत होनी चाहिए सच बोलने वाले के अंदर, मरने की हिम्मत होनी चाहिए। वो आदमी बोल सकता है सच जिसमें मरने की हिम्मत है, जेल जाने की हिम्मत में, जिसको घर की परवाह न हो, वो आदमी बोल सकता है। 1954 में कांग्रेस की जो जीत हुई थी
बड़ी ऐतिहासिक जीत, देश आज़ाद हुआ था तो बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई थी कांग्रेस की। उसके बाद में कांग्रेस ने गुल कितना खिलाया। 1954 में नेहरू जी ने एक वक्फ बोर्ड एक्ट बना दिया, और सारी की सारी जो यहाँ से जो हिंदू गए थे पाकिस्तान में, उनकी जो ज़मीन यहाँ पे बची थी वो सारी की सारी उधर से आने वाले हिंदुओं को नहीं दी। इधर से गए मुसलमान, उनको वहाँ पे जगह मिल गई, उनकी जगह मिल गई, लेकिन वहाँ से जो हिंदू भारत में आए उनको वो ज़मीन नहीं मिली, वो जगह नहीं मिली, वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई। तो ये क्या काम किया है। 1954 में ही फिर नेहरू जी ने एक बहुत बड़ा पाप किया, ड्रग एक्ट लागू कर दिया। एक ड्रग एक्ट बना दिया जो हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति उसको बर्बाद कर दिया। हमारे देश के जो महर्षि थे, वाग्भट जी थे, सुश्रुत संहिता में थे, चरक संहिता में थी, सारंगधर संहिता में थी, पतंजलि योगपीठ में थी। इतनी दवाएं जो गारंटेड इलाज होता है, अगर वो आज अपना प्रचार भी कर देते हैं ना तो उनको नोटिस चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि 1954 में नेहरू जी ने ड्रग एक्ट बना दिया था। उसमें आप आयुर्वेद का प्रचार भी नहीं कर सकते, इलाज तो छोड़ो, प्रचार भी नहीं कर सकते। ध्यान से कोई भी देश का व्यक्ति, कोई भी देश का नागरिक इन लोगों की 75 साल के जो सरकारें आई हैं, बनी हैं, गई हैं, इनकी किसी भी कुकृत्य पर कोई नज़र नहीं डालता है। बस आंख बंद करके चल रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। मिल रहा है, दारू मिल जाएगी, इलेक्शन में 1500 रुपये मिल जाएंगे, भाड़ में जाए, कोई जीते कोई हारे। इसलिए ये देश गरीब है। और फिर रोना क्या रोते हैं, यही नेता रोना क्या रोते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए देश में गरीबी है, इसलिए देश में बेरोजगारी है, इसलिए देश में भुखमरी है। अरे भैया, जब देश आज़ाद हुआ, जब देश की जनसंख्या 34 करोड़ थी, उस समय 4.5 करोड़ लोग गरीब थे, तब उसके आंकड़े के मुताबिक ऑन रिकॉर्ड। और आज देश की जनसंख्या 142 करोड़ है। आज 80 करोड़ लोग जो ना गरीबी रेखा में से बाहर हैं। जनसंख्या कितनी बढ़ी और गरीबी कितनी बढ़ी, अपने आप अंदाज लगा लो। अभी गरीबी 22% लगभग बढ़ गई है और जनसंख्या में तो मात्र 4-4.5% बढ़ी है। तो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का कारण जनसंख्या कैसे हो सकती है? अगर जनसंख्या हो सकती तो देश, आज बहुत देश थे हमारे भारत के अलावा और भी 50-60 देश गुलाम थे, उनकी सबकी जनसंख्या बढ़ी है। चाइना की जनसंख्या हमसे ज़्यादा बढ़ी, तो हम चाइना अगर गरीब क्यों नहीं है? चाइना में बेरोजगारी क्यों नहीं है? चाइना में भुखमरी क्यों नहीं है? अगर बेरोजगारी ही का कारण या भुखमरी का कारण या गरीबी का कारण जनसंख्या है तो चाइना में क्यों नहीं है? बाकी देश जिनमें डबल जनसंख्या हो गई उनमें क्यों नहीं है? ये सिर्फ आप लोगों को बरगलाने का काम है, करते हैं नेता। और जनता तो इतनी पागल है, जो नेताजी ने बोल दिया वो ठीक है, जो राजनीतिक दलों ने बोल दिया वो ठीक है, आपने आपसे कुछ सोचना ही नहीं, जानना ही नहीं, कुछ समझना ही नहीं है। इसके बाद में इंदिरा जी आई, बहुत अच्छी, उसको राजमाता और पता नहीं देवी लक्ष्मी क्या क्या बोलते थे। जनगण के ऊपर जो है ना उसने एक फिक्स लाइन बना दिया कि जनगण के अंदर ये लाइन गाएगी, ये नहीं गाया जाएगा, वो नहीं गाया जाएगा, ये नहीं गाया जाएगा। और उसको कहते कोई दुर्गा कहता, कोई देवी कहता, ये कहता, वो कहता है। उसके बाद में इंदिरा जी चली गई। उसके बाद में 1984 में उनके सपुत्र आगे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने जो वक्फ बोर्ड 1954 में जो बना था उसको इसमें अमेंडमेंट करके और भी इसको मजबूत कर दिया गया। और कहते हैं कि राजीव गांधी तो बहुत अच्छा आदमी थे। फिर 1985 में उसी राजीव गांधी ने असम में जो 60 लाख घुसपैठिए आए थे इलीगल तरीके से, उनको लीगलाइज कर दिया। वो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो ना धारा 6A जोड़ करके उनको परमानेंट रेगुलर कर दिया। कहते कि राजीव गांधी बहुत अच्छे थे। अंधभगत इतने हैं राजनीतिक पार्टियों के, इन नेताओं के, चाहे वो किसी की पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी के हो। बीजेपी तो अभी आई है, लेकिन कांग्रेस ने तो बहुत लंबा सफ़र किया है। और कांग्रेस के वो अंधभगत आज भी उनके तलवे चाटने में लगे हुए हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे देश के लिए क्या किया इन्होंने और क्या कर रहे हैं, क्या पीछे इन्होंने कर रखा है और क्या आगे और करेंगे अगर आए तो। आज भी अगर जो आदमी कांग्रेस को क्या कोई भी ऐसी पार्टी को वोट देता है जो देश के, राष्ट्र के पक्ष में नहीं है, जो राष्ट्र को बर्बाद करता है, राष्ट्र को तोड़ने का काम करता है, राष्ट्र को खंड खंड करने की बात करता है, ऐसे किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है जातिवादी झंडों का। ये जाटों का झंडा है, ये ब्राह्मणों का झंडा है, ये मुसलमानों का झंडा है, ये कुर्मियों का झंडा है, ये राजपूतों का झंडा है। ये जो झंडा है ना, इस झंडे ने इस देश को खंड खंड करने का एक मंत्र दे दिया है। ये अमेरिका नहीं है कि 50 राज्य होने के बाद भी, 50 झंडे होने के बाद में भी एक केंद्रीय झंडे के नीचे, एक सरकार के नीचे काम चलेगा। इस देश में अगर अलग अलग झंडे हो गए, अलग अलग राज्य में बट गया, तो इस देश के जितने राज्य हैं
उतने ही टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए वोट ना तो जाति को दो ना धर्म को दो, मुद्दों को वोट दो। जो आपके लिए काम करता है, जो आपके समाज के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए जो काम करने का वादा करता है, और वो खरा उतरता कि नहीं उतरता ये भी देखने वाली बात है, उसको वोट दो। ना तो अपने जाति के आदमी को देखो, ना अपने धर्म के आदमी को देखो, ना किसी और जाति को देखो, ना किसी और धर्म को देखो। उस व्यक्ति को वोट दो जो व्यक्ति आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर सके, आपकी समाज के लिए कुछ कर सके, आपके देश के लिए कुछ कर सके, आपके राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। अगर आप ये ऐसे ही जातियों में धर्मों में बैठे रहे ना, तो अंग्रेजों ने जो नीति चलाई थी ना, फूट डालो राज करो, तो आज के जो काले अंग्रेज बैठे ये भी तो वही काम कर रहे हैं, फूट डालो राज करो। जातियों में एक दूसरे को भड़का रहे हैं, धर्म के नाम पे भड़का रहे हैं, नक्षत्र के नाम से भड़का रहे हैं, भाषा के नाम से भड़का रहे हैं। पता नहीं कितने नामों से षड्यंत्र चला रखे, कितने नामों से इन्होंने पैतरे इस्तेमाल कर रखे हैं। और ये जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़, नहीं नहीं हम तो हमको इसको देंगे। अरे आपकी जाति का है, उसने 10 मर्डर कर रखे हैं, आप उसको चुनकर भेजते क्यों? फिर कहते हो कि सरकार तो अच्छा काम नहीं करती है, वो नेता तो बहुत खराब है, इस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अरे भैया, जैसे आपको सरकार चाहिए वैसे आपने नेता भेज रखे हैं। क्योंकि जो नेता, जो बेकार नेता जो गए हैं, जो 10 नंबरी गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, लुच्चे लफंगे जो गए हैं, उनको भेजा किसने है? उनको भेजा आपने और हमने है। तो गलत वो नहीं है, गलत हमें। अगर किसी भी समाज में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उस बदलाव के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, तब जाकर वो समाज बदलेगा। आप समाज बदलने की कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नहीं बदल सकते हैं। अगर समाज को बदलने की कल्पना रखते हैं तो पहले अपने आप को बदलिए, और अच्छे लोगों को चुन करके, पढ़े लिखों को लोगों को चुन करके, ईमानदार वफादार लोगों को चुन करके पार्लियामेंट में भेजिए, संसद में भेजिए, लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा में भेजिए। आप लालच में 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपया, मेरी जाति का, मेरे धर्म का, मेरा मामा का लड़का, मेरे चाचा का लड़का, मेरी बुआ का लड़का, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, इस नाम से अगर आप वोट देते रहे, ये गारंटीड बात है, इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, देश खंड खंड हो जाएगा। दुनिया भर की सामाजिक संस्थाएं बनी है, दुनिया भर की सामाजिक संस्थाएं बने हैं, दुनिया भर के धर्म गुरु बने हुए हैं, महामंडलेश्वर बने हुए हैं, पता नहीं कौन कौन बने हुए हैं, कथावाचक बने हुए हैं, कुछ ही बने, लेकिन देश को जोड़ने की बात कोई नहीं करता है। उधर नेता लूट रहे हैं, इधर कथावाचक लूट रहे हैं। कोई राम कथा के नाम से करोड़ों रुपए लेके जाता है, कोई कृष्ण कथा के नाम से लेके जा रहा है। क्योंकि इनकी साठगांठ है, इन नेताओं की और कथावाचकों की साठगांठ है कि तुम इनको इधर ध्यान बांट के रखो कि हरे रामा हरे कृष्णा क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, क्या लेके आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ये नेता की साठगांठ होती है कि तुम इनको ध्यान बटा के रखो, हम इधर लूटेंगे, आप इधर लूटो। यही कथावाचक जिनको आप उधार लेकर जाते हैं, कथा में चढ़ाते हैं, यही कथावाचक इन्हीं पैसों को ब्याज पर चला के अपना व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं। और ये देश की जनता, ये मूर्ख लोग, अपने परिवार को रोटी खाने की हो नहीं हो, अपने बच्चों के लिए कॉपी किताब के पैसे हो ना हो, लेकिन पड़ोसी से, दोस्त से, रिश्तेदार से कर्जा लेके कथा में जरूर जाना है। क्यों? वहाँ पर चढ़ाना है गुरु जी को, गुरु जी के पैर छूने हैं। शाम को चाहे बच्चों के लिए खाना ना हो। कितने बड़े अंधभक्त हो यार, इन कथावाचकों के, इन राजनीतिक नेताओं के, इन चोर लुच्चक के, लफंगों के। ये सारे के सारे चोर लुच्चे लफंगे हैं। कोई भी नेता नहीं है इस ऐसा कि जो इस राष्ट्र के लिए काम कर सके, आपके लिए काम कर सके, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, समाज के लिए काम कर सके। ये सारे के सारे डाकू लुटेरे अपने लिए काम करते हैं। एक नेता, ऐसे नेता का मैं उदाहरण दे दूं, हजारों ऐसे नेता हैं, चुनाव में राजनीति में आने से पहले उनके पास टूटी साइकिल नहीं थी, रोटी खाने के पैसे नहीं थी। आज उनके पास हजारों एकड़ जमीन है, अपने प्राइवेट जेट हैं, दुनिया भर के फार्म हाउस हैं, विदेशी बैंकों में कई कई करोड़ रुपये विदेश स्विस बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं स्विस बैंकों के अंदर 2,83,000 रुपया, जो 283 लाख रुपया, ऐसे नहीं विदेशी बैंक में हमारा चला गया है। स्विस बैंकों में, विदेशी बैंकों में 283 लाख करोड़ रुपया जो भारत का है ना, जो काला धन, वो हमारा तुम्हारा ही है, इन नेताओं का है। इन नेताओं ने यहाँ से लूट करके, और इन अफसरों ने यहाँ से लूट करके स्विस बैंकों में, विदेशों में भर रखा है। वो टोटल पूंजी आज 283 लाख करोड़ रुपया है। अगर यही 283 लाख करोड़ रुपया हमारे देश में वापिस आ जाए तो देश की गरीबी भी खत्म हो जाएगी, भुखमरी भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई साहब करे कौन? क्योंकि अंधभक्ति जो ठहरे,
सब अंधभक्त है, अंधभक्ति में जी रहे हैं, सब के सब अंधभक्ति में जी रहे हैं। 1992 में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा और भी एक बहुत महापाप किया, एक माइनॉरिटी कमीशन बनाया 1992 में, नरसिंह राव की जो सरकार थी उस समय। उसके अंदर सिखों को माइनॉरिटी में कर दिया, जैन को, बौद्ध को, इनको माइनॉरिटी कर दिया, और हिंदू को जो है ना मेजोरिटी कर दिया, और सारे के सारे राइट जो है ना इस मुसलमानों को दे दिए। और एक 1995 में जो ना इन्होंने बहुत बड़ा, नरसिंह राव ने बहुत बड़ा पाप किया, जो 1954 का जो वक्फ एक्ट था उसको वापस लेके उससे भी खतरनाक वक्फ एक्ट बना दिया। लेकिन कहे कौन? जनता तो अंधभक्त है। वोट डालने सरकार क्या कर रही है, कितने एक्ट लगा रही है, कितने कानून हमारे खिलाफ बना रही है, कितने हमारे पक्ष में बना रही है, क्या बना रही है क्या नहीं करी, कोई लेना देना नहीं। बस मेरे इलाके का है, मेरा भाई है, मेरे मामा का लड़का है, मेरा भतीजा है, मेरा चाचा है, मेरा ताया है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, इसी को वोट देना है। इसलिए अगर आपको ऐसे ही जाति धर्म के नाम पे वोट देना है, ऐसे रिश्तेदारी के नाम पे वोट देना है, भाई भतीजेवाद पर वोट देना है, तो ये बेरोजगारी के, भुखमरी के और गरीबी के रोने ना रोएं, क्योंकि ये भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी आपकी सोच के कारण है। अगर आपकी सोच जिस दिन ठीक हो जाएगी, वोटर्स की, मतदाता की, उस दिन अच्छे लोग चुन करके पार्लियामेंट में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, अपने आप देश पटरी पे आ जाएगा। ना बेरोजगारी रहेगी, ना भुखमरी रहेगी, और ना गरीबी रहेगी। अब करना आपको भैया, 2010 में फिर यही कांग्रेस सरकार FCRA लाई, आतंकवादियों को फंडिंग करने के लिए, घुसपैठियों को फंडिंग करने के लिए, देश विरोधी काम करने वालों के लिए एक FCRA ताकि विदेश से फंडिंग आती है, अनाप शनाप फंडिंग आती है, सबको पता आती है, लेकिन जिसको ख़त्म नहीं करता। आज बीजेपी आ रखी है, लेकिन कोई भी उसको FCRA को ख़त्म नहीं कर रहा है। हो सकता है कि इनका भी कोई इनको इसमें लालच होगा। उसके बाद में रहा खा, लास्ट में मनमोहन जी ने 2012 में राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट कर दिया और मदरसों को इसके दायरे से बाहर कर दिया। यानी कि एक तरफ आप बढ़त कर रहे हैं, एक तरफ आप माइनस कर रहे हैं। कि ऐसे नहीं करेंगे तो लड़ेंगे कैसे, नहीं लड़ेंगे तो इनको वोट मिलेंगे कैसे, क्योंकि इनको तो वोट से मतलब है। और जोड़ तोड़, सत्ता, शाम, दाम, दंड, भेद जो भी करके इनको सत्ता हासिल करनी है। बस सत्ता से मतलब है, देश जाए भाड़ में, राष्ट्र जाए भाड़ में, हिंदू जाए भाड़ में, मुसलमान जाए भाड़ में, सिख, जैन, बौद्ध, कहीं जाए, कोई मतलब नहीं। क्यों? इनकी मुट्ठी में जो ना 100-200 जो उनके जो चमचे होते हैं वो आगे पीछे घूमते रहते हैं, और उनको ये जो है ना वो सूखी हड्डी डालते रहते हैं। वो अंधभगत जो है ना दुनिया को इकट्ठा कर करके लाते हैं, 500-500 रुपये दे के, दारू का पौवा दे के वोट डलवा देते हैं, और उन्हीं अपराधियों को, उन्हीं मवालियों को, उन्हीं गंडों को, उन बलात्कारियों को, उन हरामियों को सत्ता पे बैठा देते हैं फिर दोबारा से उसी 5 साल के बाद में। तो इन सब परिवर्तन करने के लिए, इस सत्ता का परिवर्तन, इन व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए फिर एक बार आंदोलन की जरूरत है, फिर एक बार देश में क्रांति की जरूरत है। और वो क्रांति किस लिए? स्वदेशी, विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी का को अपनाने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए, और पूर्ण स्वराज के लिए ये आंदोलन और ये क्रांति करना पड़ेगा। और मैं उसी की मेहनत कर रहा हूँ और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जो भी मेरा वीडियो सुन रहा है, जो भी मेरा युवा भाई है, या जो भी राष्ट्र भगत है, जो भी समाज भगत है, जो भी अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है, अपने परिवार से प्यार करता है, तो इस व्यवस्था को अगर जो बदलना चाहता है, इस देश की गरीबी को मिटाना चाहता है, इस देश की भुखमरी को मिटाना चाहता है, इस देश की बेरोजगारी को खत्म करना चाहता है, इस देश की शासन व्यवस्था को बदलना चाहता है, तो इस मुहिम का हिस्सा बने, इस आंदोलन का हिस्सा मिले। अदरवाइज जो हो रहा है वो होते रहें, चुपचाप बैठे रहें, क्योंकि फिर आप रोएं भी नहीं कि बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, फिर सहन करते रहें, क्योंकि फिर आपकी आदत हो गई है। अगर आपको ये नहीं बदलना है, आप नहीं आंदोलन में आते हैं, नहीं क्रांति का हिस्सा बनते हैं, आप रोते रहते हो, तो फिर आप हैबिचुअल हैं, फिर आपको आदत पड़ गई है, रोते रहो और चलते रहो, डंडे खाते रहो। जैसे अंग्रेज लात मारते थे, डंडे मारते थे और चलते रहते थे गुलाम। आज इन काले अंग्रेज वही काम कर रहे हैं, हड्डी डाल देते हैं, चलते रहते हैं गुलाम। अगर यही गुलामी करनी है, आपने यही सीखा कि भाई हमारे किस्मत में यही लिखा है कि गुलामी, तो आप जिए, फिर आप ना क्रांति का हिस्सा बनिए और ना आप आंदोलन का हिस्सा बनिए। जो व्यवस्था चल रही चलने दीजिए, जो उसका राजनीतिक पार्टियां कर रही करने दीजिए, जो सरकारी अफसर कर रहे हैं करने दीजिए, जो अंग्रेजों ने लागू कर दिया उसी को चलते रहने दीजिए, भुगतते ही रोते रहिए। या फिर अपने घर बैठ के कॉफ़ी चाय पिए, ठंड आ गई है,
अगर व्यवस्था बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बदलिए, अपने आप को शिक्षित करिए, अपने ऊपर खर्च करिए। नॉलेज में जो भी अगर पैसा करते हो तो अपने ऊपर नॉलेज बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। जब तक नॉलेज नहीं बढ़ेगा, जब तक आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति में नॉलेज नहीं है, जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं है। और जिस व्यक्ति में नॉलेज है, जिस व्यक्ति में ज्ञान है, वो हर जगह लीडिंग करता है, हर जगह लीडिंग रोल करता है, उसकी हर जगह इज्जत होती है। चाहे वो राष्ट्र के सामने हो, चाहे देश के सामने हो, चाहे समाज के सामने हो, चाहे घर में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो। जिसको नॉलेज है उसी की इज्जत होती है, वही लीडिंग रोल करता है। तो अगर आपको लीडर बनना है, लीड में रहना है, लीडिंग करना है और देश की व्यवस्था बदलनी है, देश का में सुधार करना है, और ये जो देश में जो गुंडे मवाली बैठे हैं सत्ता में, इनको वहाँ जाने से रोकना है, तो पहले अपने आप को शिक्षित करिए। पहले समझना सीखिए कि ये जो लोग हम भेज रहे हैं, ये कौन लोग हैं, और ये जाने के बाद हमारे लिए क्या काम करते हैं। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक देश में बदलाव नहीं आ सकता किसी भी कीमत में। कितने भी कानून बना लीजिए आप, कितने भी एक्ट लागू कर लीजिए आप, चाहे पूरा संविधान बदल दीजिए आप, देश में बदलाव नहीं आ सकता जब तक देश का एक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा। और यहाँ शिक्षा से मेरा मतलब है, जब तक उसको इतना बेसिक नॉलेज ना हो कि जो मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसका मतलब क्या है, मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता, अफसरान, ये हमारे लिए क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा कर रहे हैं। जब तक ये बुरा और अच्छा करने की जो समझ नहीं आएगी, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो आप आवाज़ उठाएंगे। जब आवाज़ उठाएंगे तो क्रांति का रूप लेगी वो आवाज़, और उसके बाद में देश में बदलाव आएगा। अगर हमारे क्रांतिकारी अगर आवाज़ नहीं उठाते, क्रांति नहीं करते, तो शायद आज देश आज़ाद नहीं होता। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था, जो सोच के आज़ादी के लिए अपने आप की आहुति दी थी, अपने प्राणों की बलि दी थी, वो आज़ादी आई नहीं है। हमारे देश में आज़ादी नहीं आई। सबसे बड़ा झूठ है कि देश आज़ाद हो गया। अगर देश में कोई भी झूठ है ना सबसे बड़ा, तो मैं उसी को मानता हूँ, देश आज़ाद होगा। देश आज़ाद कभी हुआ ही नहीं था। ना देश आज़ाद हुआ, ना देश स्वतंत्र हुआ। सत्ता का स्थानांतरण अंग्रेज करके गए थे, काले अंग्रेजों को। स्वतंत्र वो होता, हाँ, अंग्रेजों की शासन से हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्र जब तक नहीं होता, स्व मानी अपना, तंत्र मानी व्यवस्था। जब तक अपने देश की व्यवस्था नहीं होगी, अपना देश का तंत्र नहीं होगा, जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। और मेरे 3 ही मेन उद्देश्य हैं: स्वदेशी चीज अपनाना, स्वदेशी लाना, स्वदेशी से स्वावलंबी देश को बनाना, अपने देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करना, और देश को पूर्ण स्वराज बनाना। यही मेरा मेन मुद्दा है। तो इसमें जो भी राष्ट्रभक्त है, जो भी इस राष्ट्र से प्रेम करता है, अपने समाज से, अपने परिवार से प्रेम करता है, वो मेरे साथ इस आंदोलन में, इस क्रांति में जुड़े और इस व्यवस्था को बदलाने में अपना योगदान दे। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इस और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।